स्टार्टिंग विद एल्कीन्स। ठीक है जी, सबसे पहला काम एल्कीन्स कौन होते हैं? जिनके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और जिनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। जैसे आप लोगों ने पैराफिन बोला था, है ना, वैसे ही आप लोग इनको बोलते हो ओलिफिन्स। क्या बोलते हो? ओलिफिन्स। अब क्यों बोलते हो ये ओलिफिन्स? तो जवाब आएगा ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग इनके आप लोग बोलते हो इनसे ऑयल्स बनते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया ओलिफिन्स। तो दैट इज ऑयल फॉर्मिंग या ओलिफिन्स। अब नामकरण से शुरू करते हैं इनके नोमेनक्लेचर से। दैट इज सबसे छोटा बच्चा कौन होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद कार्बन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 3 कार्बन तक कोई आइसोमर नहीं है, लेकिन 4 कार्बन में आइसोमर बनेगा। कैसे बनेगा? अगर आप डबल बॉन्ड लगा दोगे 1 नंबर पे, है ना। अगर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है तो डबल बॉन्ड 2 नंबर में भी लग सकता है। यस और नो? 3 नंबर में लग सकता है? 3 नंबर पे नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि वो वापस से क्या हो जाएगा? 1 पे आ जाएगा। लेकिन अब चेन बनाएंगे हम कौन सी? 3 वाली। 3 वाली चेन के अंदर आपने बचा हुआ कार्बन लगाया यहाँ पे और डबल बॉन्ड या लगाया यहाँ पे। कहीं और पोजीशन है डबल बॉन्ड की इन तीनों में से चलने वाली? तो जवाब है 2 सर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 नंबर वाला खुद बना के लाओगे। इसका मतलब आज का HW क्या है? आज का HW है C5 और H10 के सारे पॉसिबल आइसोमर और उनके IUPAC नेम्स मेरे बच्चों को आने चाहिए। मैं शुरू करवाता हूं कॉमन नेम से। ठीक है जी, कॉमन नेम इनका होता है एल्काइलिन। तो एल्काइलिन के बेस पे क्या हो जाएगा? इथाइलिन। जब ये इथाई आता है ना तो ये साउंड करता है इथाइन। तो बच्चा ये सोच रहा होता है इथाइलिन तो नाम किसका है? एल्काइन का। तो ये गलतियां होती है जनरली। ये इथाइलिन है। क्या है ये? और ये कॉमन नेम है। अगर ये इथाइलिन है तो अगला प्रोपाइलिन, उससे अगला ब्यूटाइलिन, उससे भी अगला ब्यूटाइलिन और उससे भी अगला। जवाब आया ब्यूटाइलिन, क्योंकि कॉमन ने यही कहा था जितने कार्बन दिख रहे हैं नाम दे दो। पर क्या कोई डिफरेंस होगा? ये अगर ब्यूटाइलिन है, ये अगर ब्यूटाइलिन है तो क्या डिफरेंस है? हाँ, तो क्या नाम होएगा? 1 ब्यूटाइलिन और कॉमन नेम में 1 और 2 नहीं आता, जैसे IUPAC में नॉर्मल और आइसो नहीं आता। तो नॉर्मल और आइसो आपने हमें मना कर दिए, 1 2 3 4 नंबरिंग हमने आपको मना कर दी। तो फिर क्या करें? आ जाओ जी, अल्फा ब्यूटाइलिन और बीटा ब्यूटाइलिन। याद रहेगा, 1 नंबर पे किसी की पोजीशन को बताना है तो अल्फा, 2 पे बीटा, 3 पे गामा, 4 पे डेल्टा, 5 पे बीटा, फिर नीटा, फिर थीटा। इतनी जरूरत नहीं है, पर 4 तक आना चाहिए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब इसका नाम क्या होगा? अब ये तुम बताओगे। वेरी गुड, आइसोब्यूटाइलिन। क्या सभी के IUPAC बता दोगे? यस सर। कॉमन तो मैंने बता दिए। तो याद रखना, कॉमन पढ़ाने थे इसलिए पढ़ा रहा हूं दोबारा, IUPAC के लिए नहीं पढ़ा रहा। इनका राजा वाला नाम क्या था? डबल बॉन्ड वालों का ईन। कितने कार्बन है? 2 वाला एथीन। तो ये वाली, अगर ये एथीन है तो ये प्रोपीन। प्रोपीन सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? सही है। और अगला क्या हो जाएगा? हाँ, ब्यूटीन। अगले वाला भी ब्यूटीन। कौन सा ब्यूटीन? 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1इन, एक ही बात है। और ये वाला 2 ब्यूटीन और ये वाला 2 मिथाइल। वेरी गुड, आपने आइसो नहीं बोला। नंबरिंग ऐसे ही होगी, डबल बॉन्ड को राजा मानते हुए। और अब आपके पास नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन। 1 की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये पहला मेथड था। अब मैंने इनसे पूछा आइसोमेरिज्म। तो अब देखो जी, आइसोमेरिज्म सारी पढ़ा दी गई है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं बताऊंगा। क्या ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं? बस इतना बता दो, यस और नो। क्या थी जी चेन आइसोमेरिज्म में? जिनके फॉर्मूले सेम हो लेकिन कार्बन की चेन डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और अब ध्यान से देख के बताओ, कहीं दिख रही है चेन आइसोमेरिज्म? जवाब है यस। ये कौन सी चेन है? सीधी। और ये कौन सी है? हाँ, तो साफ दिख रहा है अल्फा ब्यूटाइलिन। अल्फा ब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटाइलिन आपस में कौन सा आइसोमर है? जल्दी बोलिए।
थैंक यू जी। दूसरे नंबर पे ये कहते हैं सर हम चेन के अलावा एक और दिखाते हैं, कौन सी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। बताओ जी है या नहीं है, जल्दी बोलो। हाँ जी, कैसे? जल्दी बताओ, शाबाश। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन आपस में कौन से आइसोमर है? कैसे पता लगा ये पोजीशन है? डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली हुई है। तीसरी मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बताता हूं। लो जी, क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाते हैं? अब देखते हैं कितने बच्चों ने थोड़ा मोटा पढ़ाई पीछे ढंग से करके। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या था पहले तो ये बताओ। फॉर्मूला सेम था लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था। और इनका फंक्शनल आइसोमर कौन हो सकता है? एल्केन। लेकिन एल्केन कहता मेरा फॉर्मूला तो क्या है? CnH2n+2। इनका क्या है? तो इतने में पता लगा एल्केन के घर में एक और है, साइक्लोएल्केन। शाबाश। तो जिस फॉर्मूले से एल्कीन बनती है उसी फॉर्मूले से साइक्लोएल्केन बन जाता है। दिखा दो एग्जांपल के लिए, ब्यूटीन। ब्यूटीन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? C4H8। तो तुम फटाक से ब्यूटीन बना दोगे, कोई सी मर्जी बना देना, चाहे 1 चाहे 2 चाहे आइसो, कोई सी मर्जी बना देना, ठीक है? होनी बस ब्यूटीन चाहिए। अब इसके बाद मैंने आपको बना दिया साइक्लोब्यूटेन। क्या ये साइक्लोब्यूटेन है? हर कार्बन कॉर्नर पे बैठा है। कितने कार्बन है फिर? और हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? कैसे पता लगा ये मेरे बच्चों को? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन ने 2-2 कोड बना रखे थे। तो साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटीन ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा इस लेवल पे, लेकिन मैंने बता दिया ताकि मेरे बच्चों को समझ आए, उनको पता ही है ये कोई बड़ी बात नहीं। अब आती है दूसरी आइसोमेरिज्म। याद आ रहा है स्टीरियो? मैंने पढ़ाई थी, मैंने कहा था स्टीरियो बाद में पढ़ाऊंगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्या होती है? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में भी क्या होते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ देयर ग्रुप एंड एटम्स इन द स्पेस। ऊपर वाला बॉन्ड नीचे चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। इस तरीके से ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है जी? तो अब आपने बोला स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा? दोज व्हिच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ देयर ग्रुप एंड एटम इन द स्पेस। ये अपनी पोजीशंस को बदल लेंगे स्पेस के अंदर। यहाँ पे कौन बैठा है? वो यहाँ आ जाएगा। याद है कार्बन के कितने बॉन्ड बताए थे? 4। ऊपर वाला बॉन्ड नीचे, नीचे वाला आगे, पीछे, इस तरीके से। इनमें 2 होती है आइसोमेरिज्म, जो एक तो फर्स्ट इस साल है ज्योमेट्रिकल और एक अगले साल है ऑप्टिकल। तो अपने ऑप्टिकल से हम नहीं लेते, अगले साल के छोड़ देते हैं। ज्योमेट्रिकल की अगर आप लोग बात करते हो तो नाम से क्या पता लग रहा है? क्या चीज डिफरेंट होनी चाहिए? वेरी गुड। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी, बट दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्रीज ऑफ देयर ग्रुप एंड एटम्स। हो जाएगा काम खत्म? यस। तो मैंने एल्कीन से पूछा क्या तुम ज्योमेट्रिकल दिखाते हो? तो इन्होंने क्या बोला? सर कोई तो दिखाने दो। पीछे भी एल्कीन वाले चैप्टर में बेइज्जती कर दी, दे कैन नॉट शो कॉन्फॉर्मेशनल। याद आ रही बात आपको? दो जी 2 पेन तो फटाफट शाबाश। अब याद करके बताइए जी, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि तुमने कहा था सर डबल बॉन्ड बन जाते हैं। याद आ गया? सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो सकता है लेकिन डबल बॉन्ड में नहीं हो सकता। अब आप इनको घुमाओगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ अड़ जाएंगे और इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आपने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि ये कैन नॉट शो कन्फर्मेशन, और उसका एक फायदा हो गया, नाउ दे कैन शो ज्योमेट्रिकल। नाउ दे कैन शो ज्योमेट्रिकल। जब मैं अपनी पोजीशन को बदल नहीं सकता तो मैं वहां फिक्स हो जाऊंगा और मेरा एक फॉर्म बोला होगा, लेकिन जब मुझे उठा के दूसरी पे रख दोगे तो वो मेरी दूसरी फॉर्म हो जाएगी। तो किसी ने कहा ज्योमेट्रिकल बना के दिखाओ, किसके? C4H8 में से 2 ब्यूटीन के। तो 2 ब्यूटीन के ज्योमेट्रिकल बना रहा हूं, बड़े आसानी से, ध्यान से सुनना। ये लो जी, क्या ये 2 ब्यूटीन है? जल्दी बोलो। तो कार्बन गिनो, 1 2 3 4 ब्यूट। इन कितने में है? जल्दी बोलो। 2 में। तो ये क्या है आपके पास? हाँ 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन में आपने जब दोनों ग्रुप एक जैसे साथ साथ रख दिए, ये भी एक जैसे साथ साथ, ये भी दोनों एक जैसे साथ साथ, गाना भी चल रहा है हम साथ साथ है ना,
जब ऐसा कोई ग्रुप होता है जो गाना गा रहा हो हम साथ गाता है उसे बोलते हैं सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो ये सिस फॉर्म है। अब क्या हो गया, किसी वजह से अनबन हो गई, अनबन होने के बाद हम आमने सामने आ गए और ध्यान से देखो ये इसकी दूसरी फॉर्म है। पहले मैंने इन दोनों बच्चों को कहा था हिलना मत, पर ये हिल सकते भी नहीं थे क्योंकि रोटेशन नहीं होता। अब मैंने एक बच्चे को नीचे कर दिया और एक को ऊपर कर दिया तो ये दूसरी फॉर्म आ गई। लेकिन अब यहाँ पर भी एक गाना चल रहा है, क्या हम सांड सांड है, ये देखो आमने सामने सांड लड़ते देखे कभी? ऐसे ऐसे करके ऐसे ना सींग लगा के, है ना, चलो सींग लड़ाई, चलो सींग लड़ाई, है ना। तो ये देखो ये भी आमने और सामने। तो अब मेरा बच्चा बता देगा कौन सा फॉर्म है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जिसमें सिमिलर ग्रुप एक साइड हो वो सिस फॉर्म होती है, जिसमें सिमिलर ग्रुप आमने सामने हो वो ट्रांसफॉर्म होती है। ऐसे करके मैं तुमसे किसी के भी पूछ सकता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने तुमसे एक एग्जांपल थोड़ा हटके पूछ लिया कि 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, इसके बनाइए जी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इथीन नॉट इथेन, सॉरी इथीन, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ। तो आप डर जाओ तो अलग बात है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला बेस पकड़ो कौन है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला बनाते हैं वर्ड रूट लेके। इसके मुझे बनाने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहला क्वेश्चन है वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है एथ। एथ का मतलब 2 कार्बन। क्या मैं बना दूं? जल्दी बोलो। फिर मैंने देखा एन है कि इन है? इन है। तो लो जी मैंने यहाँ डबल लगा दिया। अब 1 पे और 2 पे क्या दिख रहा है? तो 1 पे भी मैंने ब्रोमो लगा दिया और 2 पे भी मैंने ब्रोमो लगा दिया, और बाकी बचे हुए हाथ किससे भर दूं? हाइड्रोजन से। अब बताना पड़ रहा है ये कौन सी फॉर्म है। गाना सुन रहा होगा, कौन सा गाना चल रहा है? हाँ, और जब हम साथ साथ चल रहे हैं तो ये कौन सी फॉर्म है? अब कितने बच्चे जिनको बड़ी परेशानी हो जाएगी अगर ट्रांस बनाना पड़ जाए? जल्दी बोलिए, बना दोगे कि नहीं बना दोगे? ये लो जी, आमने सामने, आमने, हाँ, और ये कौन सा फॉर्म है? इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। कर लोगे? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है कुछ कुछ? डाइपोल मूवमेंट में याद कीजिए CO2 हमें लग रहा था पोलर है क्योंकि कार्बन में प्लस आना था और ऑक्सीजन गुंडा था। मैंने CO2 से पूछा था भाई तेरी तो वाट लग गई, तेरे साथ 2 गुंडे हैं। पर CO2 ने क्या कहा? सर साइड में आओ, आपको एक राज की बात बताता हूँ। गुंडे कितने हैं लेकिन दोनों क्या है? पागल है ना। एक खींचता है इधर, एक खींचता है इधर, और कार्बन क्या बोला था? जोर लगा के, हाँ, कहाँ गया CO2? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हुआ? ऐसे बंदे पर कोई चार्ज नहीं आता और वो नॉन पोलर होता है। प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है पोलर और नॉन पोलर से। तो किसी ने मेरे से पूछा किसका डाइपोल ज्यादा होगा? तो ये Br कहता मैं नीचे खींचूंगा, ये Br कहता मैं भी नीचे खींचूंगा। दोनों भाई एक साथ जोर लगा रहे हैं क्योंकि इनकी बढ़ती है। गाना भी कहा चल रहा था हम साथ। तो जनरली अगर दोनों ग्रुप एक जैसे हैं और वो सिस है तो सिस का जनरली म्यू क्या होता है? जल्दी बोलिए, ज्यादा होता है क्योंकि दोनों ने एक साथ जोर लगाया। पर यहां इनकी लड़ाई थी, वो कहता मैं लेके जाऊंगा प्रॉपर्टी, वो कहता मैं लेके जाऊंगा प्रॉपर्टी, है ना। लड़ाई हो गई और इस कंडीशन में जब दोनों जगह लड़ाइयां होगी तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। अब केस चला जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में है ना बड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो हमने कह दिया टोटल म्यू बराबर 0। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ये वहां पर भी पढ़ाई थी जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी। तो जनरली सिस का, अब यहाँ पर भी यही है। अब ये दोनों देने वाले ग्रुप है, ये कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन देंगे, ये कह रहा है हम देंगे। अब ये दोनों धक्का लगा रहे हैं तो कहाँ लग रहा है मूवमेंट? कहाँ लग रहा है? नीचे। तो इन पे प्लस आ जाएगा और सेंटर पे माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या होगी? ये धक्का लगा रहा है नीचे और ये धक्का लगा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने जाएंगे? 0। तो जो आपका सिस होती है फॉर्म, उसके अंदर म्यू ज्यादा होता है जनरली ट्रांस के अंदर। क्या हो सकता है? सिस के अंदर डाइपोल मूवमेंट ट्रांस से। लेकिन अगर दोनों का इंडक्शन इफेक्ट अलग अलग आ जाए तो यहां इंडक्शन इफेक्ट था प्लस आई, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप लगे थे। और अगर मैं क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा दूं और एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? चलो पहले मिलते हैं उससे क्या होगा। ठीक है, मैं ले आया C डबल बॉन्ड C, इधर भी C डबल बॉन्ड C। पहले तो बताना ये कौन सा फॉर्म है? सिस है या ट्रांस है? ठीक है जी। इधर भी मैं ले आया कि आपके पास में 1, इधर ले आया कि 2, ये तो लेकर 3 और ये 4।
कौन सा फॉर्म सिस है और कौन सा, पहले वाला कौन सा है, कैसे पता लग रहा है, दोनों हाइड्रोजन एक साथ और फिर दोनों हाइड्रोजन। अब आपको बताना है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, सिस का या ट्रांस का। तो लोग पूछते हैं, CH3 कहता मैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे दूंगा, क्लोरीन कहता पागल हो गया क्या, मैं तो खींचूंगा। अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर, वैल्यू ज्यादा आएगी कि कम आएगी, कम आएगी, जीरो तो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो तो तब आती जब तू भी Cl होता और मैं भी, हमारी पावर बराबर होती। जरूरी है जितनी मेरी डोनेशन की पावर है उतनी तेरी एक्सेप्टिंग पावर हो। कल वो भिखारी तो 100 रुपए मांग लेगा, क्या जरूरी है तेरी पावर 100 की हो, उन्हें दिए तो सही लेकिन 100 नहीं दिए ना, तो वही बात है, ये दे रहा है इसकी पावर डिफरेंस पर म्यू कम हो गया। इस केस में क्या हुआ, CH3 तो अभी भी वही कह रहा है मैं तो दूंगा मैं तो दूंगा, Cl क्या बोल रहा है, हाँ शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, गुड गुड वेरी गुड, है ना, क्योंकि इनका कहाँ है मूवमेंट, जल्दी बोलिए। इससे मुझे पता लगेगा कि यहाँ पे उल्टा हो गया, जो म्यू की वैल्यू है वो सिस के लिए कम हो गई और ट्रांस के लिए, पर अगर दोनों का इंडक्शन इफेक्ट सेम है तो हमेशा सिस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और ट्रांस की वैल्यू कम होगी। और जिन लोगों पे पोलैरिटी आ जाती है उनके डाइपोल मोमेंट से बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, आगे बढ़ा दूंगा, क्वेश्चन लिखा पड़ा है देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस टू ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस टू ब्यूटीन, ये आएगा पेपर में सवाल। Why the boiling point, सुनो सुनो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है वाला, why boiling point of cis 2-butene is greater than trans 2-butene। तो अब मैं क्या फंडे लगाता था अभी तक, बॉइलिंग पॉइंट कार्बन पे डिपेंड है, किसमें, तेरे कोल भी 4 कार्बन है कि नहीं, मेरे कोल भी 4 कार्बन है कि नहीं, ये सुनो, सॉरी इधर ये रखना चला गया मैं, सिस और ट्रांस, है ना, तेरी जो स्ट्रक्चर है वो ही मेरी है, जितनी ब्रांचिंग तेरी है उतनी ही, सारा कुछ सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो गया म्यू की वैल्यू। आंसर है बिकॉज डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। जिस बंदे के अंदर डाइपोल मूवमेंट 0 हो गया, क्या हो गया, एक ऊपर दे रहा था एक नीचे दे रहा था, बराबर पावर से दे रहे थे, आंसर क्या हो गया 0, उस बंदे में कोई पोलैरिटी नहीं आएगी। पोलैरिटी नहीं आने से हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, तू भी नॉन पोलर अलग पड़ा है और मैं भी नॉन पोलर अलग अलग पड़े हैं, और अगर है ना पापा चाचा और ताऊ अलग अलग हैं तो उनको कोई भी आएगा और फोड़ जाएगा, ये सब नो। अब तू चाचा से बोले चाचा आया की हो गया, काले की हो गया, अटकी में काले हो गई ना, चाचा बताएगा थोड़ी ना, कल कोई 2-3 बंदे आए यार घर पे, कल ना आप फोड़ गए, नहीं तो फिर तोड़ेंगे ना, और जा अलग और सुन ले, चाचियां दी गल्ला सुन ले और चाची दी गल्ला सुन ले, और हो जा तो बखरा बखरा हो जाए ना। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ सिर्फ फॉर्म में मूवमेंट आएगा, मूवमेंट से चार्ज आएगा, चार्ज से हमारे ऊपर प्यार बढ़ता है, यस और नो, और हम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने का मतलब हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, पास पास है हम, और जब हम पास पास है तो क्या होगा, हाँ तो कोई आपके बात तोड़ जाएगा क्या, हमें कल को 2-3 बंदे आ गए है ना, वो 12 पंडिता 12 है ना, और जाके हम पूछ रहे हैं, हाँ भाई सारे इकट्ठे बोल के तेरा चाचा ताऊ है ना, और सारे बाहर आके पापा हाँ की गल है, सामने वाले मैं तो मजाक कर है ना, पूछ रहे हैं ना कैसा लगा मेरा मजाक, है ना, तो क्लियर करवाता है। स्टेबल वालों को तोड़ना क्या होता है मुश्किल, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बना, अट्रैक्शन से मजबूती होती है मेरे बेटे, जब आज मेरा और मेरे भाई का अट्रैक्शन ज्यादा है, प्यार ज्यादा है, तो हमारी स्टेबिलिटी भी और हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो सिस यानी कि म्यू बढ़ने से, म्यू की वैल्यू बढ़ने से पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन से इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन हो गया, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन से इनको तोड़ना मुश्किल हो गया। थैंक यू जी। अब बताते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, नहीं बता रहा हूं, बस ये बता के छोड़ रहा हूं क्योंकि करा चुका हूं। एक वर्ड पढ़ाया था हाइपर कंजुगेशन, याद आ रहा है, एक बुढ़िया के 12 बेटे भी थे, याद आ रहा है। हाइपर कंजुगेशन से आप एल्कीन की स्टेबिलिटी को बता सकते हो, यस और नो, या सीधी बात है अल्फा हाइड्रोजन देख के बता दो। आज बताइए इथीन ज्यादा स्टेबल है या प्रोपीन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बोलिए शाबाश। प्रोपीन, क्योंकि एथीन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं
0, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। अल्फा हाइड्रोजन कार्बन पे होता है और अल्फा कार्बन यहाँ है ही नहीं। राजा के साथ वाला अल्फा कार्बन। अब प्रोपीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है या 1 ब्यूटीन की ज्यादा है? जल्दी बोलिए, शाबाश। जवाब है प्रोपीन की, क्योंकि 1 ब्यूटीन के पास सिर्फ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस गुड़िया के 2 बेटे, उस गुड़िया के 3 बेटे। और अगर मैं 2 ब्यूटीन लिख देता तो 2 ब्यूटीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। लिखा हुआ है, डिटेल समझाया भी हुआ है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन के स्ट्रक्चर के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। मैं पीछे भी बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं। एल्केन यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जब तक चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp। लेकिन अगर ऐसा कार्बन आ जाए जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन, वो भी sp। पढ़ाया हुआ है आपने, डिटेल में जाना। किसी ने कहा इथीन की स्ट्रक्चर बताओ। इथीन का फॉर्मूला होता है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 में कितने कार्बन होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल। sp2 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 है ना। अब ये वाला कार्बन इससे बात कर रहा है, दोबारा बनवा रहा हूं तुम्हारे सर, है ना, क्या है दूसरे कार्बन से बढ़िया बता। कहता यार मेरे पास ना 3 sp2 ऑर्बिटल है। ये देखो जी, कहता मेरे पास 3 sp2 है। तो इधर वाला कार्बन कहता यार मेरे पास भी 3 sp2 है, चल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इधर वाले sp2 का और इधर वाले sp2 का एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाता है और उससे बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा। कल पढ़ाया था तुम्हें जो सुबह आपने बैच में ना। और ये लो जी, फिर बारी आई सर ये बाकी 2 का क्या करें? हाइड्रोजन बुला रखेंगे तो 2 हाइड्रोजन, ये ओवरलैपिंग, ये हाइड्रोजन, ये भी एक्सियल है, तो इससे भी कौन सा बॉन्ड बना? जल्दी बोलिए, सिग्मा। यहां तक समझ आ गया? पर फिर मैंने इसकी क्या बनाई? स्ट्रक्चर बनाई। C सिंगल बॉन्ड C, इधर भी H, इधर भी H, और इधर भी H और इधर भी H। हो गया, पूरी स्ट्रक्चर बन गई है। कुछ गड़बड़ है? हाँ सर क्या बात कर रहे हो, कार्बन के हाथ ही नहीं पूरे। तो मैंने कहा यार कार्बन तेरे के पास तो 3 sp2 थे, मैं तो तीनों यूज कर लिए, और बॉन्ड कितने बने? सिर्फ 3 ही, चौथा कहाँ है? तो कार्बन कहता हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? मैंने कहा sp2। p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। मैं कितनों को ले गया? 2, और एक घर पे बचा हुआ है, वो कौन है? pz। कौन है वो? कहता सर अभी तो इलेक्ट्रॉन वो पड़ा है अपने ऑर्बिटल, कौन सा? pz। ये रहा जी इसके पास, और वो कहता उसके पास भी पड़ा है, देखो ध्यान से जाके pz। और ये खड़े वाली ओवरलैपिंग कौन सी होती है? कोलेटरल। और कोलेटरल से कौन सा बॉन्ड बनता है? आई बॉन्ड। हालो जी, हो गया अब तो पूरे। ये एंगल कितने डिग्री का? क्योंकि आज सुबह बताया था sp2 के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है और कौन सा बॉन्ड एंगल होता है। नाउ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कीन्स को बनाने के मेथड। क्या मैंने उस दिन रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शंस के टाइप पढ़ाए थे? पहले नंबर में रिएक्शन है बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है जी, ऑफ क्या हो जाएगा जी? एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल, हाँ एल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से। क्या होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, और हेलोजन मतलब हेलोजन का निकलना। तो यहाँ एक साथ 2 निकलेंगे, H भी निकलेगा और Cl भी निकलेगा, या Br भी निकलेगा, जो भी हमारे साथ बैठा है। अब एल्काइल हैलाइड तो पिछले चैप्टर में याद कराए थे, RX। क्या होते हैं? R की जगह मेरे को कम से कम 2 कार्बन वाला लेना पड़ेगा। एक कार्बन वाला क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मिथीन मैंने कभी नहीं सुनी है ना। इनके घर में बच्चा पैदा ही कितना हुआ था? इथीन से हुआ था। मैं क्या करूं? यहां मैंने लगा लिया Cl, अब मैं लेके आ रहा हूं QH। बस मैंने या तो लिख दिया पैरों में अल्कोहलिक, क्या लिख दिया पैरों में, और या मैं एरो पर लिख दूंगा एथेनॉल। एरो पे क्या लिख दूंगा? एथेनॉल। तो अब आपके पास क्या हुआ?
आप इस रिएक्शन में क्या करते हो, जल्दबाजी करते हो, इधर से K गया, इधर से Cl गया, बाय KCl बाय OH जाके जुड़ गया। ये काम भी होता अगर यहाँ एक्वस होता। क्या होता है यहाँ, क्या यहाँ एक्वस है, जैसे आपने इसको हटाया KCl नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा H का निकलना डिहाइड्रोजिनेशन, Cl का निकलना डीहैलोजिनेशन, इन दोनों का इकट्ठे निकलना डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, अब मेरा बच्चा कहता है एक हाथ इसका खाली, एक हाथ इसका खाली, और ये चीज बन गई। अब ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने उस दिन बताया था। पानी में डालते तो ये आयनाइज हो जाता, तुम्हें बहुत सारे OH देता, फिर तुम इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन मान लोगे। OH माइनस जाएगा, Cl माइनस को हटाएगा, और पर तुमने पानी की बजाय बेचारे को क्या पिला ली, अल्कोहल पिला दिया। वो झूम रहा है, भाई क्या करना है मुझे बताना, आयोनाइज जो है वो क्या होता है, वो मुझे पता ही नहीं क्या होता है ना। इसका क्लियर कट मीनिंग है वो आयोनाइज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से HCl निकल गया। पर HCl के निकलते ही पता होगा HCl इसकी दारू उतार देगी, क्योंकि HCl कौन है, एसिड, और एसिड को बेस पसंद है, और एसिड प्लस बेस बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ तक समझ आ गया मेरे बच्चों को? लेकिन यहाँ तक कोई लड़ाई नहीं थी। अब मैं लड़ाई करवा देता हूँ जो उस दिन भी करवाई थी। इस बार लड़ाई साफ दिख रही है। पिछले बार तो भैया तू HCl दे दे, मैं H दे देता हूं, क्योंकि कार्बन दो ही थे, एक में Cl देना था, एक में। इस बार गड़बड़ हो गई, फिर से मैंने अल्कोहलिक KOH लिख दिया और एरो पे लगा दिया गरम। Br तो यही देगा क्योंकि इसके पास है, H कौन देगा, ये कहता मैं दूंगा, और कौन देगा। इतने में वाले तू ज्यादा लाड साहब है, क्यों, जे तू बीटा है तो मैं भी राजा के साथ वाला अल्फा का बॉन्डी। मैंने कहा बीटा कार्बन देगा, जवाब आया बीटा कार्बन कितने हैं, हो गई झुंडे पाड़ने शुरू हो गई, लड़ाई हो गई। फिर मैंने कहा लड़ाई नहीं, माफ करो, एक एक करके दोनों हाँ जी काम करो, ठीक है जी, पहले तू दे दे। जब इसने दिया तो बॉन्ड कहाँ आएगा, बोलो फटाफट 1 नंबर पे, और क्या चीज बनेगी, ब्यूटवानीन। बोला तो मेरे प्यारे बच्चों, बोला तो तुम्हें याद होगा। जिस सेकंड वाले ने दिया तो क्या होगा, जल्दी बोलो, तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आएगा, और क्या बनेगा बोलो, और तुम्हारा सर पूछेगा कौन सी एल्कीन ज्यादा बनी और क्यों। और अभी 2 मिनट पहले स्टेबिलिटी बढ़ा के आया हूं, कौन सी ज्यादा बनेगी और कौन, हाँ तो ये बनेगी 80%, और ये तुमसे कोई 80-20 नहीं पूछने वाला, तुमसे तो ये पूछने वाला ब्यूटवानीन ज्यादा बनेगी या, और धीरे से लिख देगा वाई हाइपर कंजुगेशन लिख देना। सर ब्यूटवानीन के कंपैरेटिवली ब्यूट 2इन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, बस इतना लिख देना। हाइपर कंजुगेशन का नाम लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इन 2 ब्यूटीन अल्फा हाइड्रोजन आर 6, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक बार इतने पढ़ लेना। अगली रिएक्शन है मेरे बच्चों के पास, यहां Cl है और यहां Br है। अगर मैं RCl और RBr में से बुलाऊं या RI में से बुलाऊं, किसको जल्दी बुलाना चाहिए, तो RI को। RI कहता मेरा बॉन्ड बड़ा है, मैं जल्दी टूट जाऊंगा, आपके पैसे कम लगेंगे, रिएक्शन फास्ट कर दूंगा, इसलिए RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बस बाकी मत पढ़ना, एक्स्ट्रा काम। अगला है डीहैलोजिनेशन ऑफ विस डाइहैलाइड। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले लिखता हूं फ्रॉम विस डाइहैलाइड। तुम इस विस को छोड़ दो, तुम सिर्फ ये डाइहैलाइड बता दो क्या होता है, बस नाम से क्या पता लग रहा है, डाइहैलाइड। अगर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बैठ जाए तो वो क्या होते हैं, डाइहैलाइड का खानदान बता रहा हूं, इनके खानदान में 3 लोग हैं। अगर तेरे दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर बैठ जाए तो उनको बोलते हैं जेमिनल, और शॉर्टकट नाम है जेम डाइहैलाइड। अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर आ जाए तो उसे बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं, और शॉर्टकट हाइविस, क्या है ना, विसिनल नहीं बोलते। और अगर कल को ऐसे आ जाए, क्या एक बैठ गया इधर और एक बैठ गया लास्ट वाले पे और एक फर्स्ट वाले पे, इनको बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो पहला सवाल समझ आ गया, डाइहैलाइड क्या होता है, जल्दी बोलो। और ये कितने टाइप के होते हैं, जेमिनल दोनों एक ही कार्बन पर, विसिनल साथ साथ वाले कार्बन पर, और अल्फा ओमेगा। तो मैंने बुलाया पहले विस को, मैंने कहा यार विस
एक काम था, एल्कीन बनानी थी। विश कहता हाँ हाँ भाई क्या बात है, कोई टेंशन नहीं है, बना लेते हैं। इसको एल्कीन में बदलना है तो मेरे दुश्मन कौन है? दोनों ब्रोमीन। और ये रिएक्शन है डी हेलोजिनेशन। क्या है? सिर्फ हेलोजन हटेगा, सिर्फ। हाँ, अब कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा यार ये बीआर है, कहता कोई बात नहीं, बीआर के लिए तुमने बुलाया है हमने जेडन। किसको बुला रहा है? जेडन कहता है मैं आऊंगा, उनकी टारगेट भी कर दूंगा और दोनों को उठा के ले जाऊंगा। ले गया जेडन, एक हाथ तेरा खाली, एक हाथ मेरा खाली, हेलो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता। और किसी को तो एलिमिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक बॉन्ड इधर से एलिमिनेट हो गया, एक सिग्मा इधर से हो गया, और दो सिग्मा के जाते ही बीच में एक पाई आ गया। ये सब रहो। अब पहला सवाल पूछना था प्रोडक्ट कैसा बना, तो जवाब है दो से दो, दो से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना। अब जैम बुला रहा है, सर मेरे को बुला लेते, मैं आपका फायदा कर देता। मैंने कहा तू क्या कर देता? कहता मैं आपको हायर प्रोडक्ट दे देता। इसने तो दो से क्या दिया है? दो। मैं स्कीम चला रहा हूँ बाय टू गेट टू फ्री, है ना? तो दो से कितने वाला प्रोडक्ट बना दूंगा। लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे? तो तीसरे नंबर पे फ्रॉम जैम डाइहेलाइड, फ्रॉम। अब देखो जैम डाइहेलाइड से हमें मिलेगी हायर एल्कीन। और कल परसों बता के गया था हायर का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है बच्चों हायर का? ज्यादा कार्बन वाला। दिखाओ, आराम से देख के बताना ये क्या है। ये है जैम डाइहेलाइड। ये सब लोग हम बोलो 1,1 डाइब्रोमीथेन, 1,1 डाइब्रोमीथेन। ये कहता सर लो जी जेडन को बुला लो, सेम रिएक्शन है। पर अगर जेडन आया क्या करेगा जेडन? आपको पता लग गया होगा। हाँ, जेडन आएगा ब्रोमीन को ले जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रही है अगर ब्रोमीन चले जाए तो? सर आग की कितना साढ़े का 2 बॉन्ड खाली हो गए। क्या खुद से डबल बॉन्ड बना लूं ऐसे? ये सब ऐसे खुद को हाथ मिला लेते और भाई क्या हाल है ऐसे करता लगेगा, घर वालों को पता हो लगेगा छोरा पागल हो गया हमारा, है ना? आपस में हाथ मिला रहे भाई क्या ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ 2 हाथ खाली हो गए। तो फिर हमने दिमाग लगाया क्या कि इनके हाथ खाली नहीं छोड़ने। हमने ऐसा कहा कि जेडन तू ना 2 बार आना, यानी कि तेरे भाई को भी ले आना। हमने ज्यादा ब्रोमीन का इंतजाम कर रखा है। और ये वुड्स रिएक्शन की जैसी सीन नहीं, थोड़ी थोड़ी जल्दी बोलो। यस यस। अब जेडन आएगा किसको ले जाएगा? ब्रोमीन। जेडन आएगा किसको ले जाएगा? Cl भी लगा सकते थे, जेडन Cl2। अब किसके कितने हाथ खाली? 2। इधर कितने हाथ खाली? और हम क्या कर लेंगे 2 हाथ से? जल्दी बोलो। एक दूसरे को पकड़ लेंगे तो बीच में ये क्या दिख रहा है? थैंक यू जी। और एल्कीन की स्ट्रक्चर देख के या साइज देख के बताओ कौन सी एल्कीन बनी? तो जवाब आया ब्यूट 2 बनी। वो भी किससे? इथेन से। अरे तू तो इथेन था और हमने हायर प्रोडक्ट बना दिया। तो विश से बनती है कॉरस्पॉन्डिंग और जैम से बनती है हायर। याद रखना है बात को, ठीक है? अब इसके बाद आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का पानी पी जाओ और पानी पीने के बाद में वो एल्कीन बनाता है। कौन पीता है पानी? कब पीते हो पानी? जब प्यास से। हाँ, प्यास से पीते हैं केमिस्ट्री में पानी। हमारी केमिस्ट्री में 5 प्यासे हैं। कितने? 5 प्यासे हैं जिनके टेप रिकॉर्डर में एक ही गाना चलता है, पानी आई पानी पिला दे, आई एम थर्स्टी गिव मी। और उनमें सबसे तगड़ा प्यासा कौन है? हाँ, तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तगड़ा क्या होता है डिहाइड्रेशन? एक बीमारी होती है उल्टी दस्त लगना, डिहाइड्रेशन, है ना? पानी निकल जाता है शरीर में से सारा, है ना? वोमिटिंग और लूज मोशन की फॉर्म में, दैट इज डिहाइड्रेशन। ये कहता है मैं भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हूं, लेकिन मैं तुम्हारा डिहाइड्रेशन नहीं करता, कंपाउंड्स का करता हूं। इसी का जुड़वा भाई H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। एक है P2O5, एक है कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, और एक है भी आपके पास में एनहाइड्रस AlCl3। ये पांचों तगड़े डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो पानी पी जाते हैं। इसलिए नाम है 5 प्यासे। कितने प्यासे? 5 प्यासे। अब मैंने कहा ये 4th रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के लिए मैं पहले उठा लेता हूं एथेनॉल। सारे बच्चों को पता होगा एथेनॉल क्या होती है। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ध्यान से देखो। अगर एरो पे क्या लिखा मिल जाए कंसंट्रेट H2SO4 तो पानी पी जाओ या पानी निकाल दो। और अगर लिखा होता डाइल्यूट H2SO4 तो पानी ऐड कराओ। याद रखना इस बात को। कंसंट्रेट पानी पी जाएगा और डाइल्यूट पानी जोड़ जाएगा।
इधर से मिलेगा OH और इधर से क्या मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरे पास OH है तो मैं OH दूंगा। कोई लड़ाई हुई किसी की? जवाब है नहीं हुई। तू H दे दे, मैं OH दे देता हूं और ये देखो वोटर निकाल लिया। किसने निकाला वोटर? जल्दी बोलो। और ये डिहाइड्रेटिंग। पर अगर लड़ाई हो जाए कल को तो फिर देखते हैं तुम्हारे को ऐसी कोई लड़ाई देखने को मिली हुई है कि नहीं मिली हुई। अब हो गई लड़ाई, क्या हो गई? ऊपर क्या लिख दिया? कंसंट्रेट। OH को अल्फा हाइड्रोजन ही देगा, अल्फा कार्बन, तो H कौन देगा? बीटा। कभी तो इसका नाम बीटा एलिमिनेशन है। इन रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब लड़ाई हो गई, H कौन देगा? इधर से आवाज आई, मैं दूंगा, और कौन देगा? फिर इधर से आवाज आई, तू ज्यादा लाट साहब है, चलो लड़ाई करो। फिर से वही बात, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक तो बनेगा ब्यूट 1 जो कितने % बनेगा? हाँ, आज भी 20। और एक क्या बनेगा? और मैं बार बार पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया हूँ क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सिंपल बात है, तो मेरे बच्चों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, फिर बारी आई आपके पास नेक्स्ट नंबर पे। अगर ये रिएक्शन दे दूं, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पे करते हैं। क्या ये अल्कोहल है? कौन सी अल्कोहल है ये? साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेन नीचे लटक रहा है, ऊपर ओल लटक रहा है, साइक्लोहेक्सेनोल। क्या होने वाला बताओ? शाबाश। चलो ये बता दो OH कौन देगा? वो तो दिख रहा होगा, जो ये टांट वाला कार्बन है। अब H कौन देगा? लड़ाई है या नहीं है? ये बता दो। सिर्फ H देने की लड़ाई है? जवाब है नहीं। ये दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे तेरे को बताता हूं, अगर मैं इसमें लड़ाई करता यहां पे तो क्या लड़ाई होती कि नहीं होती? ये क्या है? अल्फा, अल्फा का पड़ोसी, अल्फा का पड़ोसी। यहां लड़ाई क्यों नहीं है बता सकती है? चाहे 2 दे दे तो भी प्रोपीन बनना है, चाहे 2 दे दे तो भी प्रोपीन बनना है। हम तो एक ही करके हैं और एक जैसे हैं बिल्कुल। लड़ाई तो वहां होनी थी जहां प्रोडक्ट कितने बनने थे? ब्यूट 1 बनेगा, ब्यूट 2 बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा? वहां लड़ाई है, यहां तो कोई लड़ाई नहीं। अच्छा प्रोपीन ही बनेगा क्या? चल भाई 2 दे दे, तू मेरा भैया है ना, क्योंकि हम आंसर सेम कह रहे हैं। अच्छा वहां जाना है क्या? ठीक है, ओके। तो इसलिए यहां पर भी लड़ाई क्यों नहीं है? चाहे डबल बॉन्ड यहां लगा दो और चाहे डबल बॉन्ड यहां लगा दो। बताओ शाबाश, क्या बना ये? OH चला गया, H चला गया, यहां से डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड लगाया तो क्या चीज बनी? थैंक यू, साइक्लोहेक्सेन। और यहां लगा देता तो भी क्या बनती? और प्लस में क्या निकलेगा? ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद अगला है रिएक्शन पायरोलिसिस। कल परसों पढ़ाया था पायरोलिसिस एल्केन को तोड़कर। तो 4 नंबर और 5 नंबर छोड़ देना, ये सिलेबस से हट चुकी है। 6 नंबर है एल्काइन से। किससे? ये अगले चैप्टर में भी आएगी तो मैं अभी पढ़ा देता हूं, मेरे को फायदा हो जाएगा। एल्काइन से कैसे बनाऊं? बताओ मैं क्या करूं एल्काइन का? तो ये अगली रिएक्शन है मेरे पास में नंबर 5, फ्रॉम एल्काइन। बताओ कि क्या करें एल्काइन का? बोर्ड पे लिखी पड़ी एल्काइन। क्या करूं? ये इथीन बन जाए। इथाइन से क्या बन जाए? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? क्या करना? दिखता रहा होगा। हाँ, H2 जोड़ दो। क्या होता है H2? हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। और रिडक्शन याद है? निकल पीटी। पर अगर मैं निकल पीटी ले गया तो एक समस्या भी आएगी। क्या आएगी वो? कि गाड़ी रुकेगी नहीं, है ना? और ये फटाक से, अच्छा अंकल हाइड्रोजन दे रहे हो, लो मेरे को भी दे दो। यहाँ क्या बन जाएगा? एल्केन। तू एल्केन बनाना चाह रहा था या एल्कीन बनाना चाह रहा था? पक्का? तो सिर्फ पैलेडियम को बनाओ। पैलेडियम कहता मैं बहुत सारे हाइड्रोजन दूंगा, बहुत सारे। मैंने कहा एल्केन को भी दे देगा? हाँ, मैं एल्कोन को भी दे दूंगा, एल्कीन को भी दे दूंगा। मैंने कहा ना, एल्केन को नहीं देने, इसलिए मैं साथ में दिया C को, चारकोल। चारकोल कैटालिस्ट पॉइजन है। ये कैटालिस्ट है और ये कैटालिस्ट का जब आपका पैलेडियम हाइड्रोजन बांट रहा होगा तो वो एल्कीन और एल्काइन में फर्क नहीं करता। वो तो कह रहा मैं तो लंगर बांट रहा हूं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और एक H इधर और एक H इधर और ये बन गई। लेकिन जैसी एल्कीन बनती है चारकोल एक्टिवेट हो जाता है। चारकोल इसको मना कर देता है, तेरे को हाइड्रोजन नहीं देना है। और इसका मतलब यहाँ रिएक्शन का स्टॉपर कौन है? चारकोल। ऐसे लोगों को कैटालिस्ट पॉइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो किसी रिएक्शन को स्लो कर दें या रोक दें। लास्ट बात और बता देता हूं, इस कैटालिस्ट का नाम, हाँ, लिंडलार कैटालिस्ट। क्या नाम है? लिंडलार्स कैटालिस्ट।
तो मेरे बच्चों को याद भी देगा, है ना, बड़ा प्यारा सा नाम है, अच्छा नाम है इसका, तो ये याद रहता है बच्चों को, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक और गड़बड़ हो गई, क्या हो, मैंने कर दिया ब्यूटाइन का, इसका, और ऑब्वियस बात है ब्यूटाइन से क्या बनेगा, ब्यूटीन, गाज किस पे गिरेगी, ट्रिपल बॉन्ड पे, एक एच यहां जोड़ दो, एक एच यहां जोड़ दो, लो जी हाइड्रोजन। पर अब ध्यान से सुनो, अगर मैं लेके गया लिंडलार को, ठीक है जी, तो लिंडलार को ले जाने पर मेरे पास बनता है ब्यूट 2ईन, क्या बनेगा, कितने में आवाज आई सर, ब्यूट 2ईन तो दो थे, मैंने कहा कौन कौन से, एक तो हम साथ है और एक हम 60 है, याद आ गया। इसकी प्रेजेंस में अगर आप लोगे तो ये आपको प्रोड्यूस करके देगा सिस 2 ब्यूटीन, क्या बना के देगा, लेकिन एक बंदा और भी है, लिक्विड अमोनिया और सोडियम का कॉम्बिनेशन, वो भी आपको हाइड्रोजन देता है, और वो क्या बना के देता है, ये शानदार रिएक्शन है, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं पेपर में ये जरूर दूंगा, ठीक है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख दी मैंने तो, ठीक है, हाँ जी, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस खत्म इतनी सी देर में। कम कार्बन वाले कौन होंगे, गैस, ब्यूटीन तक इनके घर में कौन है, C4 तक इनके घर में गैस है, ठीक है जी। पहले 4 कार्बन वाले, सॉरी पहले 4 का मतलब पेंटीन, क्योंकि इनका तो घर कहां से शुरू हुआ था, 2 से, तो पेंटीन, फिर 5 से 15 नहीं मेरे ख्याल, चलो ब्यूटीन तक लिख देते हैं, मेरे को ध्यान में नहीं है क्योंकि मुझे तो रट्टा मारना नहीं होता। 5 से 15 तक के लिक्विड है, 5 से 15 तक लिक्विड, और मोर देन 15 वाले क्या है, सॉलिड, हाँ जी सॉलिड। ये बात सेम आ गई पिछली बार वाले में। किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इथीन का, प्रोपीन का, ब्यूटीन का या पेंटीन का, जल्दी बोलो पेंटीन का। जितने कार्बन क्या होंगे ज्यादा, मोलर मास भी ज्यादा, और जितने मोलर मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई वो जिग जैग वाला सिस्टम नहीं है। फिर एक ही घर के बच्चों में लड़ाई हो जाए तो ब्रांचिंग, क्या देखोगे, अब बताइए जी, अल्फा ब्यूटाइलिन का ज्यादा कि आइसो ब्यूटाइलिन का ज्यादा, तो अल्फा ब्यूटाइलिन कहती है हम सीधी चेन है, और ये कहती है सर हम ब्रांच चेन है। ब्रांच चेन में सिमिलर ग्रुप क्या आ जाएंगे, आस-पास, और लड़ाई भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। फिर एक और क्वेश्चन पूछ गया जो यहां लिखा था, सिस 2 ब्यूटीन का ज्यादा कि ट्रांस 2 ब्यूटीन का ज्यादा, जल्दी बोलिए। तो जवाब है सिस का, क्यों, क्योंकि इसका म्यू या इसमें पोलराइजेशन क्या होता है, ज्यादा, और ये इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन बना लेते हैं। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है मैंने आपके पानी में घुलेंगे कि नहीं घुलेंगे, तो से नो टू वाटर, पानी को मना कर दो। फिर मैंने कहा किसको आ करनी है, वही सेम, बेंजीन को, CCl4 को, क्लोरोफॉर्म को और ईथर को, इनके लिए जाकर दो, यस आंसर हो जाएंगे। फिर मैंने बोला ये कलरलेस होते हैं, ये क्या होते हैं, और इनमें थोड़ी थोड़ी स्मेल, स्वीट स्मेल आती है। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट मैंने समझा दिया, ठीक है जी, और इनका बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक्स का ज्यादा होता है, तो ये भी मैंने आपको सारा समझा दिया। So this is all from today's class. Have a nice day. Bye bye.